गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखेंगे वेस्ट बुक के आगे का प्रोसेस। वेस्ट बुक का एक एग्जांपल हम आप लोगों के सामने देते हैं। वेस्ट बुक के बारे में आप लोगों को हम बता चुके हैं कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि एक कंप्लीट सेंटेंस में लिखा जाए। बिजनेसमैन अपनी सुविधा, अपनी सहूलियत के लिए लिखता है, जो वो खुद लिख सके, खुद पढ़ सके। इस लैंग्वेज में भी वो लिख सकता है, चाहे वो कोड वर्ड में भी लिखे, चाहे किसी भी तरह लिखे। लेकिन यहाँ चूंकि आप लोगों को समझाना है, इसलिए हमको तो लिखना पड़ेगा ही सेंटेंस में। तो ये वेस्ट बुक का एक नमूना हम छोटा सा दिए हैं, जनवरी 1 से लेकर के जनवरी 5 तक का। जनवरी 1 में है परचेज गुड्स फ्रॉम राम ₹10,000, यानी राम से खरीदा गया 10,000 रुपया का। परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम ऑन कैश ₹5,000, श्याम से रुपया दे करके माल खरीदा गया 5,000 का। जनवरी 3 को है कैश सेल्स, यानी नगद माल बेचा गया। कैश सेल्स का मतलब रुपया ले करके माल बेचा गया 20,000 का। जनवरी 4 को है पेड कैश टू राम, राम को 6,000 रुपया कैश दिया गया। और जनवरी 5 को है पेड सैलरी 1,000, यानी सैलरी दिया गया, यानी वेतन दिया गया 1,000 रुपये का। कभी भी आगे के प्रोसेस को समझने से पहले सबसे पहली बात है कि अगर हम क्वेश्चन बना रहे हैं तो अपने आप को हम बिजनेसमैन मानेंगे। जस्ट लाइक आप लोग अगर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए तो सबसे पहले अपने आप को, वो जो क्वेश्चन दिया है उसमें अपने आप को मेन रोल में रखिए, यानी खुद अपने आप को बिजनेसमैन समझिए और उसी तरह सोचिए कि जैसे परचेज गुड्स फ्रॉम राम ₹10,000, यानी आप लोग माल खरीदे हैं राम से। परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम ऑन कैश का मतलब आप लोग श्याम से माल खरीदे हैं रुपया दे करके, यानी मेन पर्सन आप लोग हैं, फर्स्ट पर्सन अपने आप को मानना है और तब कोई भी ट्रांजेक्शन को एक्सप्लेन करके सोचना है। ठीक है। अब जैसे आगे चल के लिख सकता था, शुरू में ही मिलेगा, आगे देखिएगा तो कि राम मोहन चाहे श्याम स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। तो राम मोहन या श्याम स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश का मतलब कि राम मोहन बिजनेस स्टार्ट किया या श्याम बिजनेस स्टार्ट किया। तो वो राम मोहन या श्याम की जगह अपने आप को समझना है ना। स्टार्टेड बिजनेस के साथ कोई नाम दिया रहा है तो वो खुद आप लोग हैं, और उसके बाद कोई भी नाम दिया है फ्रॉम चाहे टू, तो वो थर्ड पर्सन है। ठीक ना। अब इन सब बातों को जर्नल के फॉर्मेट में सजाना है। जर्नल का फॉर्मेट आप लोगों को हम दिखाए थे, 5 कॉलम का होता है। लेकिन उस फॉर्मेट में जाने से पहले आपको ये समझना होगा कि ये वेस्ट बुक की बातों को उस फॉर्मेट में सजाने के प्रोसेस को हम बोलते हैं जर्नलाइजिंग, जो कि पता है आप लोगों को। तो जर्नलाइजिंग के कुछ स्टेप हैं, यानी जर्नलाइजिंग यानी जर्नल में लिखने से पहले आपको कौन सा स्टेप फॉलो करना है, किस तरह सोचना है, किस तरह आगे बढ़ना है। तो स्टेप फॉर जर्नलाइजिंग इस तरह आपके सामने हम लिखे हैं। 5 स्टेप है। सबसे पहला है कि जर्नल के फॉर्मेट में डेट का एक कॉलम होता है, डेट के कॉलम में डेट लिखिए। डेट यही जनवरी 1, 2, 3, 4, 5 आगे बढ़ते हुए मेंशन डेट, यानी डेट लिखना। दूसरा स्टेप है कि डबल एंट्री सिस्टम का ये कॉन्सेप्ट है कि हर एक ट्रांजेक्शन में एटलीस्ट 2 एस्पेक्ट्स होंगे। कोई भी ट्रांजेक्शन, कोई भी लेन देन ऐसा नहीं होता है कि एक पक्ष का उसमें हो इन्वॉल्व। बिना 2 पक्ष इन्वॉल्व हुए कोई ट्रांजेक्शन पॉसिबल है ही नहीं। 3 हो सकता है, 4 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, लेकिन एक पक्ष का कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं होगा। इसलिए उसमें जो मिनिमम जितने एस्पेक्ट हैं उस सबको आपको छांटना है। एलिमिनेट एटलीस्ट 2 एस्पेक्ट्स, कम से कम 2 तो होगा ही, 4, 5, 6 जितने हो सकते हैं उन पक्षों को छांटना है। उसके बाद है आइडेंटिफाई दोज एस्पेक्ट्स। आइडेंटिफाई दोज एस्पेक्ट्स का मतलब कि कोई भी आइटम हम छांटेंगे, कोई भी पक्ष हम छांटेंगे, तो वो 3 अकाउंट के कैटेगरी में से किसी न किसी एक अकाउंट में होगा। चाहे वो पर्सनल अकाउंट हो, चाहे वो रियल अकाउंट हो, चाहे नॉमिनल अकाउंट हो। कोई तीसरा के बाद कोई चौथा अकाउंट होता नहीं है। इसलिए उस एस्पेक्ट्स यानी आपके द्वारा छांटे हुए आइटम्स या पक्ष को अकाउंट के रूल के अनुसार आपको पहचानना है। यही कारण था कि आप लोगों को पहले बताया गया है कि आपको वो रूल याद करना होगा कि पर्सनल अकाउंट किसे कहेंगे, रियल अकाउंट का पहचान क्या होगा, नॉमिनल अकाउंट का पहचान क्या होगा। तो उस पहचान के अनुसार आपको पहचानना होगा कि कौन आइटम किस अकाउंट के कैटेगरी में आता है।
आइटम्स पहचान लेने के बाद आपको जो आइटम जिस अकाउंट के कैटेगरी का है उससे रिलेटेड आपको रूल अप्लाई करना है, यानी चौथा स्टेप है अप्लाई रिलेटेड रूल्स, संबंधित अकाउंट के अनुसार नियम को लागू करना। आइटम्स अगर पर्सनल अकाउंट से संबंधित है तो पर्सनल अकाउंट में डेबिट क्रेडिट का जो रूल है वो लागू कीजिए, और रियल अकाउंट का है तो रियल अकाउंट वाला रूल लागू कीजिए, नॉमिनल अकाउंट से संबंधित है तो नॉमिनल अकाउंट का रूल लागू कीजिए। उसके बाद नरेशन देना, यानी कुछ एक स्टेटमेंट लिख देना होता है कि क्यों ये हुआ है। अब इसमें का ये जो तीन चीज है, तीन, इसके लिए आपको एक रफ वर्क करना होगा सही से समझने के लिए। जर्नल अभी हम नहीं बना रहे हैं, इसके बाद हमको जर्नल बनाना है। तो सबसे पहले ये तीन काम करने के लिए एक रफ वर्क बनाना होगा, जिसमें आपके सामने हम 4 कॉलम बनाए हैं। पहला कॉलम है डेट का, दूसरा कॉलम है ट्रांजैक्शन का, तीसरा कॉलम है नेम ऑफ एस्पेक्ट्स का, चौथा कॉलम है नेम ऑफ अकाउंट का। यानी उन पक्षों का नाम के लिए कॉलम बनाए और पक्ष जो है उससे संबंधित अकाउंट के नाम के लिए एक कॉलम बनाए। तो इस तरह आपको एक दो क्वेश्चन बनाने के लिए, एक दो क्वेश्चन शुरू में इस तरह पहले फॉर्मेट बना करके अपने आप को चेक कर लेना है कि हम सही पक्ष छांट रहे हैं कि नहीं छांट रहे हैं। डेट है जनवरी 1, परचेज गुड्स फ्रॉम राम, राम से माल खरीदे, तो पक्ष छांटना है। पक्ष छांटने में एक आसान तरीका है, टेक्निक है, कोई रूल नहीं है वो। पक्ष छांटने में वर्ब यानी एक्शन वर्ड, क्रिया को नहीं लेना है, और प्रीपोजिशन यानी सपोर्टिंग वर्ड को नहीं लेना है। तो जैसे परचेज मतलब खरीदना होता है, ये नहीं लेंगे, ठीक ना। अब फ्रॉम प्रीपोजिशन है, ये नहीं लेंगे। तो दो एस्पेक्ट्स हो गए, एक गुड्स और एक राम। तो नेम ऑफ एस्पेक्ट्स हम लिख दिए गुड्स अकाउंट और एक राम अकाउंट। गुड्स मतलब सामान। अब इसको पहचानना है कि गुड्स कौन अकाउंट में है और राम कौन अकाउंट के कैटेगरी में है। अकाउंट पहचानने का वैसे तो रूल लिखा ही गया है, लेकिन बहुत आसान तरीका है। जो भी एस्पेक्ट छांटिए उसके बारे में सोचिए कि वो आसपास किसी व्यक्ति का उस नाम से है संबंधित, कोई नाम आपके आसपास पड़ोस में, ठीक ना। अगर वो नाम है कोई आदमी का, कोई दुकान का, कोई संस्था का, तो वो पर्सनल अकाउंट होगा। और अगर जो आप पक्ष छांटे हैं उस तरह का कोई नाम व्यक्ति का नहीं होता हो, दुकान का भी नहीं होता हो, निर्जीव वस्तु है, तो वो रियल अकाउंट है। निर्जीव है, दिखाई दे रहा है तो वो निर्जीव है, और जो दिखाई नहीं दे रहा है वो नॉमिनल अकाउंट है। तो वो गुड्स यानी सामान तो कोई आदमी नहीं होता है, सामान कोई भी सामान हो, दिखाई तो देता है, तो रियल अकाउंट हो गया। अब दूसरा एस्पेक्ट था राम, तो राम तो कोई व्यक्ति का नाम होगा, तो राम कोई व्यक्ति का नाम है, इसलिए वो पर्सनल अकाउंट है। दूसरा ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम ऑन कैश। परचेज तो लेंगे नहीं, फ्रॉम लेंगे नहीं, ऑन लेंगे नहीं। तो 3 आइटम्स दिख रहे हैं, एक गुड्स, एक श्याम, एक कैश। अब इसमें कुछ बिजनेस का रूल है कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन के एंड में नाम हुआ, नाम के बाद ऑन कैश लग जाए। ट्रांजैक्शन आप लोगों को पता है कि 2 टाइप के होते हैं, कैश ट्रांजैक्शन, एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन तब पहचानेंगे जब ऑन कैश लिखा रहे, या ट्रांजैक्शन के एंड में किसी का नाम नहीं दिया रहे, तो कैश ट्रांजैक्शन है। अब क्रेडिट ट्रांजैक्शन कब मानेंगे, यानी उधार लेन देन कब मानेंगे, जब ऑन कैश नहीं हो और नाम किसी का दिया हो। जैसे परचेज गुड्स फ्रॉम राम, उसके बाद कुछ नहीं दिया था, ऑन कैश वगैरह नहीं दिया था, तो उसको क्रेडिट यानी उधार लेन देन माने। लेकिन यहाँ ऑन कैश स्पष्ट कर दिया कि नगद रुपया दे करके माल खरीदे हैं, इसलिए इसमें ऑन कैश है, तो ये कैश ट्रांजैक्शन है। तो जब भी कैश ट्रांजैक्शन होता है तो पर्सनल अकाउंट को एक एस्पेक्ट नहीं मानेंगे। यानी परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम ऑन कैश लिख दिया तो श्याम को हमको एज ए एस्पेक्ट नहीं छांटना है। तो 2 फाइनल एस्पेक्ट हो गया, एक गुड्स और एक कैश। गुड्स और कैश। गुड्स कौन अकाउंट हो गया, रियल अकाउंट। गुड्स सामान अभी अभी दिखाए थे, और कैश मतलब रुपया कोई भी हो, 1 रुपया के नोट से लेकर के जो है 2000 रुपये तक का नोट हमको देता है, इसलिए वो रियल अकाउंट। कैश सेल, कैश मतलब नगद और सेल्स मतलब बेचना, यानी कैश सेल्स का मतलब होता है नगद बेचना। नगद बेचना, और उसको और स्पष्ट करेंगे तो नगद रुपया लेकर के माल बेचना, ठीक ना। यानी यहाँ पर एक साइलेंट वर्ड है गुड्स। तो एक हो गया कैश और एक हो गया गुड्स,
सेल मतलब तो बेचना, ये हम एस्पेक्ट नहीं लेंगे। आगे चल के गुड्स परचेज हो तो गुड्स के बदले परचेज यूज करेंगे, और सेल ऑफ गुड्स हो तो गुड्स के बदले सेल यूज करेंगे, लेकिन अभी स्टार्टिंग फेज में आपको समझने के लिए इजी है गुड्स को ही छांटना। तो एक कैश हो गया और एक गुड्स हो गया। कैश कौन अकाउंट हो गया? रियल अकाउंट। और गुड्स कौन अकाउंट हो गया? वो भी रियल अकाउंट। तो इस तरह एक फॉर्मेट साधारण सा बना करके हमको दिखाना है। तो यहाँ तो मेरे पास 3 को बनाने का स्पेस था, लेकिन ये दोनों ट्रांजेक्शन भी उसी में आना चाहिए, इसको हम यहाँ बता देते हैं। पेड कैश टू राम। पेड मतलब तो रुपया देना, तो ये तो होगा ना, ये टू सपोर्टिंग वर्ड है, प्रीपोजिशन है, तो एक बचा कैश, एक बचा राम। तो कैश और राम दो एस्पेक्ट्स हुआ। राम कौन अकाउंट है? पर्सनल। अब कैश कौन अकाउंट है? रियल। पेड सैलरी। पेड मतलब होता है रुपया देना, रुपया हम सैलरी के रूप में दिए। तो पेड के पीछे क्या छुपा है? कैश। पेड मतलब कैश पेड, खाली पेड लिखे तब वो हमको समझना है पेड कैश। तो कैश साइलेंट है, तो एक कैश हो गया और एक सैलरी हो गया। सैलरी मतलब वेतन। तो सैलरी कौन अकाउंट है? सैलरी हमको दिखाई नहीं देता है। सैलरी के रूप में हम रुपया देंगे, तो रुपया तो हम छांट ही लिए, लेकिन बावजूद इसके सैलरी वर्ड यूज कर रहे हैं, वो वर्ड दिखाई नहीं देता, वो नॉमिनल अकाउंट है। और कैश रियल अकाउंट है। इस तरह एक फॉर्मेट बना करके आप लोग इसको पहले ट्राई कीजिए कि आप लोगों को एस्पेक्ट छांटने आता है कि नहीं। हम आज आप लोगों को 1-2 क्वेश्चन भेजेंगे, जिसमें सिर्फ यही वाला चीज़ आप लोगों को करके और उसको व्हाट्सएप पर भेजना है, तब हम आपको जर्नल नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। थैंक यू।